हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है जिसमें हमने नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है, तो ये दोनों PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर ताजमहल के इतिहास का सच सामने लाने की मांग की गई? तो 7 मई 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के नवोदय विद्यालय में देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना? तो कहां पर? तो ध्यान रखना है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मृत्यु दर में जो है 6.2% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन है, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? यानी 10 गीगावाट जो है सौर प्रतिष्ठानों को पार किया, तो ये किया है राजस्थान ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? तो दोस्तों, अभी जो है ब्रिटेन में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव कौन बनी? तो ये बनी है कैरीन जीन पियरे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NGT ने गंगा नदी में प्रयागराज और हल्दिया के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस जलमार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने गंगा नदी में प्रयागराज और हल्दिया के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है और इसे जो है नाम क्या दिया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसे कहा जाता है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जहां तक इस परियोजना का संबंध है, न्यायाधिकरण के पास इस मामले पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे पर फैसला दे चुका है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने NGT को बताया कि उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल 2016 के आदेश में परियोजना को मंजूरी दी थी, बशर्ते सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी मिली है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने जो है गंगा नदी में प्रयागराज और हल्दिया के बीच एक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है और इसे नाम क्या दिया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसे नाम दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना है ये किस किस के बीच में है, तो ध्यान रखना है प्रयागराज और हल्दिया के बीच में है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 शहरों में। दोस्तों 8 मई 2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर के राज्य को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के प्रारंभिक चरण में पीआईपी के दायरे में आने वाले उद्योगों में वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल उद्योग, रेडीमेड कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को शामिल किया गया है। इसके तहत चिन्हित किए गए जिलों में कौन कौन से जिले हैं? तो ध्यान रखना है, लखनऊ है, उन्नाव है, अमेठी, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज। ये 15 शहर हैं जहां पर क्या होगा? इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा। तो यही उद्देश्य है कि राज्य को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए और इसी के तहत 15 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। जिले और जो 15 शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपने देखे ये सारे 15 शहर हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध स्थल व इलाकों के नाम परिवर्तित किए गए? तो अभी जो है प्रयागराज के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रयागराज के कुछ प्रसिद्ध स्थल और इलाकों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। कौन कौन से नाम परिवर्तित किए गए हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अब यमुना पार नैनी क्षेत्र जाना जाएगा। जो यमुना पार नैनी क्षेत्र है इसे अब जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा बमरौली एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से होगा। इसके साथ ही शहर की कई सड़कें और जो चौराहे हैं उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रयागराज में जो है बहुत सारे स्थल और जो इलाके हैं उनका नाम परिवर्तित किया गया है। तो उनमें से जो यमुना पार का नैनी क्षेत्र है इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा और जो बमरौली एयरपोर्ट है इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। और बहुत सारी सड़कें और चौराहे हैं जिनके नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के किस जिले के बहुत सारे स्थल और इलाकों के नाम परिवर्तित किए गए? तो आंसर होगा प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कामी रीता शेरपा। यहाँ पर एक नाम और ध्यान रखना है जो प्रियंका मोहिते है। ये दोस्तों इन्होंने हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कामी रीता शेरपा। और इमेज में देख सकते हैं ये है कामी रीता शेरपा। 52 साल के कामी रीता शेरपा हैं। इन्होंने 8848.86 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को 10 अन्य पर्वतारोहियों के साथ दक्षिण पूर्व रिज के जरिए फतह किया। ये नेपाल के रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह किया है और ऐसा करके इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। कामी रीता ने जिस रूट का इस्तेमाल पर्वत चढ़ने के लिए किया है वह पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे के द्वारा 1953 में तैयार किया गया था। यानी यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किसने किया? तो कामी रीता शेरपा, और ये 52 साल के हैं और ये किस देश के हैं? तो ध्यान रखना है नेपाल के ये रहने वाले हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किसने किया? तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे ने। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है जुंको तबेई। ठीक, जुंको तबेई जो है ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और दोस्तों ये कहाँ की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जापान की थी। जापान की ये थी जुंको तबेई। और इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट को फतह किया? तो 16
16 मई 1975 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ठीक, यहाँ से ध्यान रखना है, पहली महिला हैं ये, पहली महिला माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ से ध्यान रखना है, भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक, नाम ध्यान रखना है, बछेंद्री पाल जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो ध्यान रखना है आपको 1984 में। ठीक, 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, 1984 में, और ये पहली भारतीय महिला थी। और इसके साथ ही एक नाम आपको और ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार दुनिया की पहली महिला कौन बनी, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी, तो वो बनी है संतोष यादव। ठीक, संतोष यादव जो है, संतोष यादव ये माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और हाल ही में सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का जो रिकॉर्ड बनाया वो बनाया है कामिरीता शेरपा ने 26 बार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, यह किस राज्य से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। देश के मशहूर जो संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका 10 मई 2022 को निधन हो गया। कितनी साल की उम्र में, तो 84 साल की उम्र में। शिव कुमार शर्मा को संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र के तौर पर स्थापित करने हेतु जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1938 को जम्मू में इनका जन्म हुआ था। उन्हें साल 1991 में पद्मश्री और फिर साल 2001 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये कौन थे, ये देश के मशहूर संतूर वादक थे और हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है 10 मई 2022 को। कितनी वर्ष की उम्र में, तो ध्यान रखना है 84 वर्ष की उम्र में। और दोस्तों इन्हें कब पद्म विभूषण दिया गया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जम्मू में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो है ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री यानी मुफ्त में सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी। पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है, तो ये शुरू करी गई है दिल्ली सरकार की ओर से। अब दोस्तों ये जो योजना है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, इसके तहत जो उत्पन्न कचरा होगा ये कहाँ ले जाया जाएगा और क्या है ये योजना, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा कि घरों को दिल्ली के मौजूदा सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और जो उत्पन्न कचरा होगा उसे यमुना विहार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा। मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो यमुना नदी में उतरने से उत्पन्न होने वाले सीवेज को रोकना है। यानी यमुना नदी में जो सीवेज जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं, इसको रोकना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें क्या है कि कॉलोनियों में जो सीवर कनेक्शन है उससे 2.5 करोड़ लीटर अनुपचारित कचरा जो है वो यमुना नदी में जाता था, जिसे अब जो है रोका जाएगा इस योजना के तहत 2.5 करोड़ लीटर अनुपचारित कचरे को। ठीक, तो इस योजना का यही उद्देश्य है कि यमुना नदी में जो है सफाई हो सके और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो ना जा सकें। इसी वजह से जो दिल्ली में घर हैं उनको जो है दिल्ली के मौजूदा सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहाँ से संबंधित है, दिल्ली सरकार से। दोस्तों दिल्ली से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं कि हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय जो है ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये दिल्ली में बनाया गया। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो स्विस फर्म है IQ एयर, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसके अनुसार ये बताया गया था कि जो नई दिल्ली है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो आंसर होगा नई दिल्ली। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक शिक्षा गीत जो है दिल्ली में अभी लॉन्च किया गया था, इरादा कर लिया है हमने, ये दिल्ली का ही शिक्षा गीत था। ठीक, तो ये सारी बातें दिल्ली से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE किस भारतीय को दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO हैं गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। इन्हें जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये MBE का फुल फॉर्म है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है प्रदान किया गया। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। ब्रिटिश मानद पुरस्कार वर्ष में ये 2 बार प्रदान किए जाते हैं, पहला नए साल के दौरान और फिर जून में महारानी के आधिकारिक जन्मदिन की तारीख को। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्वीकृति UK के बकिंघम पैलेस लंदन से ब्रिटेन की रानी द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि किस भारतीय को जो है हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन में किसे दिया गया, तो नाम ध्यान रखना है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। और दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो जो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति हैं ये तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये हैं कौन, तो ये जो है एक पेनलॉन कंपनी है, चिकित्सा कंपनी है, जिसके ये CEO हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को जो है हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन में MBE यानी ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखना है इनका नाम गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, अविनाश सेबल ने। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं अविनाश सेबल। भारतीय एथलीट अविनाश सेबल ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अविनाश ने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13 मिनट 25.65 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र के ये 27 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13 मिनट 29.70 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। रेस में अविनाश 12वें नंबर पर रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम पर किया। दोस्तों इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो भारतीय एथलीट हैं अविनाश सेबल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 5000 मीटर की रेस में, ठीक 5000 मीटर की रेस में इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा करके इन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यानी जो 1992 में रिकॉर्ड बनाया गया था बहादुर प्रसाद द्वारा, जिन्होंने 5000 मीटर की रेस को 13 मिनट 29.70 सेकंड में पूरा किया था, लेकिन इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा और इन्होंने 5000 जो मीटर की रेस है वो 13 मिनट 25.65 सेकंड के समय में पूरा किया है। तो ऐसा करके इन्होंने जो है एक भारत में अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है 5000 मीटर की रेस में। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, अविनाश सेबल 5000 मीटर की रेस में सबसे तेज जो है ये दौड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 की पुलित्जर अवार्ड मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, दानिश सिद्दीकी को। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला। दोस्तों इस अवार्ड में भारतीय पत्रकार कौन कौन से हैं विजेता, तो उनके नाम ध्यान रखने हैं। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे का नाम शामिल है, जो कि भारतीय पत्रकार हैं। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। तो दोस्तों इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ध्यान रखना है दानिश सिद्दीकी। इन्हें जो है मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 2022 का। और भारतीय पुरस्कार विजेता कौन कौन सी हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। और दोस्तों ये जो फोटोग्राफर हैं दानिश सिद्दीकी, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ध्यान रखना है
इन्हें भी जो है मरणोपरांत पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। और जो पुलित्जर अवार्ड है ये है क्या, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हाल ही में जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शन के बीच जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और महिंदा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ये निर्णय किया। राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से साल 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यानी दोस्तों श्रीलंका की स्थिति जो है वो बेहद खराब है। वहाँ पर आर्थिक इमरजेंसी लगाई गई और दूसरी बार जो है देश में राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी लगाई गई। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, इनका जो है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और ऐसे में इन्होंने अब क्या किया है, अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों जो श्रीलंका है यहाँ पर आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो चावल है वो 400 किलो रुपए में बिक रहा है। इसके अलावा जो चीनी है वो भी 300 से 400 के बीच में बिक रही है। यानी सारी चीज़ें जो है वो एक लिमिट को क्रॉस करके बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक संकट आ चुका है बहुत तेज़ी से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और दोस्तों ये जो संकट है इसका देखा जाए कि मुख्य रूप से कारण क्या है, तो विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से ये संकट पैदा हुआ है। यानी कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो ये इसका कारण जो है माना जा रहा है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश में, वर्तमान समय में किस देश में जो है आर्थिक संकट चल रहा है, तो श्रीलंका में चल रहा है। और इसी आर्थिक संकट और विरोध की वजह से जो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों ये थे 11 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, वियतनाम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों वियतनाम में जो सफेद ड्रैगन सबसे लंबा कांच का पुल बना है, इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी चीन का इससे पहले जो है सबसे लंबा कांच का पुल था। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी भारत, सी सिंगापुर और डी चीन। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।